नमस्कार साथियों। आज हम अध्ययन करेंगे लाभ के बारे में। लाभ अर्थात प्रॉफिट। अर्थशास्त्र में लाभ का बड़ा ही महत्व है। किसी भी उत्पादन प्रक्रिया के लिए पूंजी, भूमि और श्रम ये तीनों अति आवश्यक है। अर्थात हम कह सकते हैं पूंजी, भूमि और श्रम ये तीनों किसी भी उत्पादन प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, परंतु इनको किसी खास वस्तु का उत्पादन करने के लिए इकट्ठा करके इनका उचित प्रबंधन करना उद्यमी का कार्य होता है। पूंजी, भूमि और श्रम उत्पादन प्रक्रिया के लिए अति आवश्यक है, परंतु इनका किसी खास वस्तु का उत्पादन करने के लिए इकट्ठा करके इनका उचित प्रबंधन करना उद्यमी का कार्य होता है। यह कार्य किसका होता है? उद्यमी का। उद्यमी को दूसरे शब्दों में हम क्या कहते हैं? साहसी। इसे हम प्रबंधक भी कह सकते हैं। उद्यमी उत्पादन प्रक्रिया के नित्य न परिवर्तन करता है। उद्यमी उत्पादन प्रक्रिया में नित्य न परिवर्तन करता है। हर समय उसे अनिश्चितता तथा जोखिम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इन्हीं कारणों से उसे हानि भी उठानी पड़ सकती है। अनिश्चितता तथा जोखिम का सामना करना पड़ता है। उद्यमी को क्या करना पड़ता है? अनिश्चितता व जोखिम का सामना करना पड़ता है। जोखिम का सामना करना पड़ता है और इसी कारण से उसे हानि भी उठानी पड़ सकती है। विभिन्न उद्यमियों की योग्यता में भिन्नता होती है। विभिन्न उद्यमियों की योग्यता में भिन्नता होती है। इसी के साथ साथ उसे आकस्मिक तथा एकाधिकारी लाभ भी मिल सकते हैं। इसी के साथ साथ उसे आकस्मिक तथा एकाधिकारी लाभ भी मिल सकते हैं। उद्यमी द्वारा प्रबंधन, नवप्रवर्तन, अनिश्चितता, जोखिम, योग्यता व एकाधिकार के फलस्वरूप जो उसे पुरस्कार मिलता है उसे लाभ कहते हैं। उद्यमी क्या क्या करता है? उद्यमी नवप्रवर्तन करता है। उद्यमी को प्रबंधन, नवप्रवर्तन, उद्यमी को प्रबंधन, नवप्रवर्तन, जोखिम, अनिश्चितता, योग्यता व एकाधिकार के फलस्वरूप एकाधिकार के फलस्वरूप जो पुरस्कार मिलता है उसे लाभ कहते हैं। जो पुरस्कार मिलता है वह क्या कहलाता है? लाभ कहलाता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं राष्ट्रीय आय का वह भाग जो वितरण प्रक्रिया में शासकों को प्राप्त होता है लाभ कहलाता है। अर्थात लाभ को हम दूसरे भागों में कह सकते हैं राष्ट्रीय आय का वह भाग जो वितरण प्रक्रिया में उद्यमी या शासी को प्राप्त होता है। शासी या उद्यमी को प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है? लाभ कहलाता है।
लाभ कहलाता है। लाभ एक अवशेष होता है जो कुल उत्पादन में से उत्पत्ति के अन्य साधनों का प्रतिफल देने से रह जाता है। यह शासी का पुरस्कार होता है। यह किसका पुरस्कार होता है? यह शासी का पुरस्कार होता है। शासी को मिलने वाला एक पुरस्कार होता है। लाभ के अर्थ के संबंध में अर्थशास्त्रियों में प्रारंभ से भी मतभेद रहे हैं। लाभ के अर्थ के संबंध में अर्थशास्त्रियों में प्रारंभ से ही मतभेद रहे हैं। इसी मतभेदों के कारण प्रोफेसर नाइट ने ठीक ही कहा है। प्रोफेसर नाइट क्या कहते हैं? प्रोफेसर नाइट प्रोफेसर नाइट कहता है कि संभवतः आर्थिक विश्लेषण में लाभ के आर्थिक विश्लेषण में लाभ के अतिरिक्त कोई ऐसा शब्द नहीं है। लाभ के अतिरिक्त ऐसा कोई शब्द नहीं है। जिसे इतने विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया गया है। इतने अर्थों में प्रयोग किया गया है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र के विभिन्न प्रयोगों में इसके अर्थ प्रयोग किए गए हैं। जैसे प्रोफेसर उल्मन का विचार था कि फर्म की कुल आय तथा कुल लागत का अंतर लाभ कहलाता है। प्रोफेसर उल्मर के विचार थे कि फर्म की कुल आय तथा कुल लागत का अंतर लाभ कहलाता है। इसी प्रकार प्रोफेसर जेकब ओसर के अनुसार लाभ के व्यवसाय की बाहरी तथा आंतरिक मजदूरी, ब्याज तथा लगान देने के बाद बचने वाली आय लाभ कहलाती है। इसी प्रकार प्रोफेसर जे.एल. हेंसन भी कहता है कि लाभ एक अवशेष भुगतान है जो उद्यमी को अन्य सभी भुगतान करने के बाद आय के रूप में प्राप्त होता है। अब हम लाभ से संबंधित कुछ परिभाषाएं लेते हैं। प्रोफेसर हार्ले ने क्या कहा? प्रोफेसर हार्ले के अनुसार इसे जोखिम उठाने का पुरस्कार कहा है। प्रोफेसर हार्ले ने इसे जोखिम उठाने का पुरस्कार कहा है। इसी प्रकार प्रोफेसर नाइट कहता है कि गैर बीमा योग्य जोखिम या अनिश्चितता को उठाने का पुरस्कार माना है। प्रोफेसर नाइट ने इसे गैर बीमा योग्य जोखिम जोखिमों या अनिश्चितताओं को उठाने का अनिश्चितताओं को उठाने का पुरस्कार माना है।
इसी प्रकार प्रोफेसर जे बी क्लार्क के अनुसार लाभ परिवर्तनों का परिणाम है। प्रोफेसर जे बी क्लार्क क्या कहते हैं? जे बी क्लार्क प्रोफेसर जे बी क्लार्क के अनुसार लाभ परिवर्तनों का परिणाम है। लाभ परिवर्तनों का परिणाम है। लाभ परिवर्तनों का परिणाम है और यह केवल प्रावैगिक अवस्था में ही यह केवल प्रावैगिक अवस्था में ही उत्पन्न होता है। प्रावैगिक अवस्था में ही उत्पन्न होता है। स्थिर अवस्था में नहीं, जबकि यह क्या होता है? स्थिर अवस्था में उत्पन्न नहीं होता है। स्थिर अवस्था में नहीं। इसी प्रकार प्रोफेसर शुम्पीटर का मत है कि लाभ शासी द्वारा जोखिम व अनिश्चितताओं को उठाने और न परिवर्तन के लिए किया गया भुगतान है। प्रोफेसर शुम्पीटर क्या कहते हैं? प्रोफेसर शुम्पीटर लाभ शासी द्वारा जोखिम व अनिश्चितताओं को उठाने और नव परिवर्तन के लिए किया गया भुगतान है। नव परिवर्तन के लिए किया गया भुगतान है। इन सभी विचारधाराओं को समन्वित करते हुए प्रोफेसर हेनरी ग्रेसन ने कहा है कि लाभ को नव परिवर्तन का पुरस्कार, जोखिम उठाने का पुरस्कार तथा बाजार में अपूर्ण प्रतियोगिता के कारण उत्पन्न अनिश्चितताओं का परिणाम कहा जाता है। इनमें से कोई भी दशा अथवा दशाएं आर्थिक लाभ को उत्पन्न नहीं कर सकती। इनमें से कोई भी दशा अथवा दशाएं आर्थिक लाभ को उत्पन्न नहीं कर सकती। प्रोफेसर हार्लेन ने जोखिम उठाने का पुरस्कार रखा है। प्रोफेसर नाइट ने इसे गैर बीमा योग्य जोखिम या अनिश्चितताओं को उठाने का पुरस्कार रखा है। प्रोफेसर जे बी क्लार्क ने लाभ परिवर्तनों का परिणाम है और यह केवल प्रावैगिक अवस्था में ही उत्पन्न होता है, स्थिर अवस्था में उत्पन्न नहीं होता है। प्रोफेसर शुम्पीटर के अनुसार लाभ शासी द्वारा जोखिम और अनिश्चितताओं को उठाने का पुरस्कार है और यह नव परिवर्तन के लिए कहा जाता है। यह किसके लिए कहा जाता है? नव परिवर्तन के लिए कहा जाता है। इन सभी विचारधाराओं को समन्वित करते हुए प्रोफेसर हेनरी ग्रेसन ने कहा है कि लाभ को नव परिवर्तन का पुरस्कार, जोखिम उठाने का पुरस्कार और बाजार में अपूर्ण प्रतियोगिता के कारण उत्पन्न अनिश्चितताओं का परिणाम कहा जाता है। कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार एक फर्म की कुल आय तथा कुल लागत के अंतर को लाभ कहा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू कुल आय माइनस कुल लागत। कुल आय माइनस कुल लागत, अर्थात अल्फा इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट।
और अल्फा इज इक्वल टू टी आर माइनस टी सी, ये अपन कह सकते हैं। जहां अल्फा बराबर क्या है, लाभ है। अल्फा बराबर क्या है, लाभ। कुल लागत में से लगान, ब्याज व मजदूरी सम्मिलित होती है। कुल लागत में क्या क्या सम्मिलित होता है? कुल लागत में क्या क्या सम्मिलित होगा? लगान, ब्याज और मजदूरी, यह क्या होती है, इसमें शामिल होती है। कुल लागत में लगान, ब्याज व मजदूरी शामिल होती है। ऐसा भी संभव है कि किसी समय फर्म की कुल आय कुल लागत से कम रह जाए, अर्थात फर्म को हानि भी उठानी पड़ सकती है। कुल लागत में से लगान, ब्याज व मजदूरी सम्मिलित होती है। ऐसा भी संभव है कि किसी समय फर्म की कुल आय कुल लागत से कम रह जाए, अर्थात फर्म को हानि भी उठानी पड़ सकती है। अब हम बात करते हैं कुल लाभ या सकल लाभ के बारे में। कुल लाभ या सकल लाभ, अर्थात टोटल प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट। साधारण भाषा में जिसे लाभ कहा जाता है उसे अर्थशास्त्र में कुल लाभ कहते हैं। साधारण भाषा में जिसे लाभ कहा जाता है उसे अर्थशास्त्र में कुल लाभ कहते हैं। एक उत्पादक या फर्म द्वारा अपने उत्पादों के विक्रय से प्राप्त कुल आगम अर्थात टोटल रेवेन्यू में से उत्पत्ति के अन्य सभी साधनों के पुरस्कार तथा संपत्तियों पर घिसाई या रखरखाव के व्यय व बीमा व्यय घटाने के बाद जो शेष रहता है उसे कुल लाभ कहते हैं। संपत्ति के अपने जो फर्म के कुल विक्रय में से प्राप्त कुल आगम में से उत्पत्ति के अन्य सभी साधनों के पुरस्कार तथा संपत्तियों पर घिसाई अर्थात डेप्रिसिएशन, रख रखाव के व्यय मेंटेनेंस एक्सपेंसेज व बीमा व्यय अर्थात इंश्योरेंस एक्सपेंसेज घटाने के बाद जो शेष रहता है उसे लाभ कहते हैं। उत्पत्ति के अन्य साधनों के पुरस्कार व हास व्यय को स्पष्ट या व्यक्त लागतें कहते हैं, अर्थात कुल लाभ बराबर कुल विक्रय आगम माइनस स्पष्ट लागतें, अर्थात हम इसे लिख सकते हैं बराबर कुल लाभ या सकल लाभ किसे कहेंगे अपन? कुल विक्रय आगम, कुल विक्रय आगम माइनस स्पष्ट लागतें। कुल विक्रय आगम माइनस स्पष्ट लागतें। स्पष्ट लागतें कहते किसे हैं? स्पष्ट लागत कहते किसे हैं? इसके अंतर्गत वे समस्त लागतें सम्मिलित की जाती है जो उत्पादक के द्वारा स्पष्ट रूप से विभिन्न उत्पादनों को खरीदने के लिए व्यय की जाती है। स्पष्ट लागतें कहते किसे हैं? देखिए, स्पष्ट लागत कहते किसे हैं? इसके अंतर्गत वे समस्त प्रकार की लागतें, वे समस्त प्रकार की लागतें सम्मिलित की जाती है, सम्मिलित की जाती है जो उत्पादक के द्वारा स्पष्ट रूप से विभिन्न उपादानों को खरीदने के लिए विभिन्न उपादानों
खरीदने के लिए वह की जाती है। क्या की जाती है? वह क्या की जाती है, खरीदने के लिए वह की जाती है, वो क्या कहलाती है? स्पष्ट लागतें कहलाती है। इसके अंतर्गत वह समस्त प्रकार की लागतें सम्मिलित की जाती है जो उत्पादक के द्वारा स्पष्ट रूप से विभिन्न उत्पादनों को खरीदने के लिए व्यय की जाती है। इसी प्रकार एक शब्द आता है अस्पष्ट लागतें। ये तो क्या था? स्पष्ट लागतें। एक आता है अस्पष्ट लागतें। अस्पष्ट लागतें, इसके अंतर्गत उन साधनों एवं सेवाओं का मूल्य सम्मिलित होता है जो उत्पादक के द्वारा प्रयोग की जाती है, किंतु जिसके लिए वह प्रत्यक्ष रूप से भुगतान नहीं करता है, यानी डायरेक्ट रूप से वह किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं करता है। इसके अंतर्गत उन साधनों एवं सेवाओं का मूल्य सम्मिलित होता है जो उत्पादक के द्वारा प्रयोग की जाती है, किंतु जिनके लिए वह प्रत्यक्ष रूप से भुगतान नहीं करता है। उत्पादन के प्रयोग किए जाने वाले कुछ साधनों का स्वामी व्यवसायी स्वयं हो सकता है, इसलिए वह उनके लिए प्रत्यक्ष रूप से भुगतान नहीं करता है। कुछ साधनों का स्वामी, कुछ साधनों का स्वामी व्यवसायी स्वयं हो सकता है। कौन हो सकता है? व्यवसायी। व्यवसायी स्वयं हो सकता है। व्यवसायी स्वयं हो सकता है, इसके लिए वह उन्हें प्रत्यक्ष रूप से भुगतान नहीं करता। इसके लिए वह उन्हें प्रत्यक्ष रूप से भुगतान नहीं करता है। प्रत्यक्ष रूप से भुगतान नहीं करता है। उद्यमी के स्वयं के साधनों के उद्यमी के स्वयं के साधनों के बाजार दर पर पुरस्कारों को अस्पष्ट लागतें कही जाती है। उद्यमी के स्वयं के साधनों के बाजार दर पर पुरस्कारों को अस्पष्ट लाभ कही जाती है। इसके अपन दूसरा भी कह सकते हैं, स्वयं के साधनों के ब्याज दर पर पुरस्कार को करते हैं। इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कृषक लाभ जब प्राप्त होता है तो मौद्रिक लागत के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। दूसरा पॉइंट लेते हैं अपन, अर्थशास्त्र में दूसरा शब्द शुद्ध लाभ, शुद्ध शुद्ध लाभ या आर्थिक लाभ। नेट प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट। कुल लाभ में से यदि शासी द्वारा स्वयं लगाए गए उत्पादन के साधनों के पारिश्रमिक, अर्थात जिन्हें हम अस्पष्ट लागत कहते हैं, तथा मूल्यह्रास व रखरखाव अर्थात डेप्रिसिएशन और मेंटेनेंस एक्सपेंसेज और एकाधिकारात्मक व अवसर लाभ जैसे अव्यक्तिगत लाभों को घटा देने पर जो शेष प्रतिफल प्राप्त होता है वह शुद्ध लाभ या आर्थिक लाभ कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कुल लाभ में से फर्स्ट पॉइंट शासी द्वारा किए गए यानी अस्पष्ट लागतें, अस्पष्ट लागतें शासी द्वारा अस्पष्ट लागतें प्लस मूल्यह्रास, मूल्यह्रास व रखरखाव मूल्यह्रास व रखरखाव प्लस अवसर लाभ
इन तीनों चीजों को घटाने के पश्चात शेष प्रतिफल क्या कहलाता है? शुद्ध लाभ अर्थात नेट प्रॉफिट या आर्थिक लाभ कहलाता है। एक बार पुनः बता देता हूं, शुद्ध लाभ या आर्थिक लाभ बराबर कुल लाभ में से शासी द्वारा स्वयं लगाए गए उत्पादन के साधनों के पारिश्रमिक, जिन्हें हम अस्पष्ट लागतें कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? अस्पष्ट लागतें कहते हैं। उसके अलावा मूल्यह्रास व रखरखाव तथा अवसर लाभ जैसे अव्यक्तिगत लाभों को घटा देने पर शेष प्रतिफल शुद्ध लाभ या आर्थिक लाभ कहलाता है। अर्थशास्त्र में लाभ का आशय इसी शुद्ध लाभ से होता है। अर्थशास्त्र में लाभ का आशय इसी शुद्ध लाभ से होता है। इस पर शासी का अधिकार होता है, यानी उद्यमी का पूर्णतया अधिकार होता है। अब हम कुल लाभ अर्थात सकल लाभ तथा शुद्ध लाभ या आर्थिक लाभ के साथ साथ हम लाभ के दो अन्य रूप जैसे सामान्य लाभ तथा असामान्य लाभ के बारे में भी पढ़ते हैं। पहले हम लेते हैं सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट। प्रत्येक शासी लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से जोखिम उठाता है। प्रत्येक शासी किसके उद्देश्य से करता है? लाभ के उद्देश्य से। लाभ के उद्देश्य से जोखिम उठाता है। लाभ के उद्देश्य से जोखिम उठाता है। अतः यह आवश्यक है कि उसे उत्पादन प्रक्रिया में कम से कम इतना लाभ मिलता रहे जिससे वह कार्य में लगा रहे। यानी उसे उत्पादन प्रक्रिया में कम से कम इतना लाभ मिलना जरूरी है कि वह कार्य में लगा रहे। यही सामान्य लाभ कहलाता है। यानी कम से कम लाभ, कम से कम इतना लाभ मिले कि उत्पादन प्रक्रिया में कम से कम इतना लाभ मिले कि वह उत्पादन प्रक्रिया या कार्य में लगा रहे। तो वह क्या कहलाता है? सामान्य लाभ कहलाता है। वह क्या कहलाता है? सामान्य लाभ कहलाता है। लाभ की एक न्यूनतम सीमा है। यह लाभ की एक क्या है? न्यूनतम सीमा। सामान्य लाभ क्या है? लाभ की एक न्यूनतम सीमा है। कम से कम इतना तो लाभ प्राप्त होना चाहिए, जिससे कम मिलने पर शासी जोखिम उठाना छोड़ देता है। यह लाभ की एक न्यूनतम सीमा है, जिससे कम मिलने पर शासी जोखिम उठाना छोड़ देगा। किसी उद्योग में शासी के सामान्य लाभ वे होते हैं जो उस उद्योग में बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। कम से कम इतना लाभ प्राप्त हो ताकि वह उद्योग में बना रह सके। इस प्रकार सामान्य लाभ शासी के स्थानांतरण आए। इस प्रकार सामान्य लाभ शासी की स्थानांतरण आए। यह क्या है? शासी की स्थानांतरण आए है। इसका संबंध दीर्घकाल से होता है। इसका संबंध किससे होता है? दीर्घकाल का। सामान्य लाभ का संबंध किससे होता है? दीर्घकाल से संबंधित होता है। सामान्य लाभ का संबंध किससे होगा? दीर्घकाल से संबंधित होगा। सामान्य लाभ पर विचार करते हुए प्रोफेसर मार्शल कहते हैं कि दीर्घकालीन मूल्य प्रतिनिधि फर्म की उत्पादन लागत के बराबर होता है और सामान्य लाभ इस उत्पादन लागत का एक भाग होता है। इसलिए सामान्य लाभ प्रतिनिधि फर्म को मिलने वाला लाभ है। सामान्य लाभ उत्पादन लागत में जुड़ा रहता है। इस प्रकार सामान्य लाभ उत्पादन लागत में उसी प्रकार से जुड़ा रहता है जैसे मजदूरी, लगान व ब्याज सम्मिलित होते हैं। शुद्ध लाभ लागत में नहीं जुड़ा रहता है। यह तो वास्तव में उत्पादन लागत के ऊपर अधिक के होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट, असामान्य लाभ की। असामान्य लाभ। अब नॉर्मल प्रॉफिट। असामान्य लाभ अर्थात अब नॉर्मल प्रॉफिट। किसी भी
साहसी को सामान्य लाभ के ऊपर जो लाभ प्राप्त होता है उसे असामान्य लाभ कहते हैं। सामान्य लाभ के ऊपर, सामान्य लाभ के ऊपर जो प्राप्त होता है, सामान्य लाभ के ऊपर जो लाभ प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है? असामान्य लाभ कहलाता है। हैंसन के शब्दों में सामान्य लाभ के अतिरिक्त जो लाभ होता है उसे असामान्य लाभ कहते हैं। हैंसन क्या कहते हैं? सामान्य लाभ के अतिरिक्त जो लाभ होता है उसे असामान्य लाभ कहते हैं। सामान्य लाभ लगान की तरह एक प्रकार का अतिरिक्त है। असामान्य लाभ लगान की तरह एक अतिरिक्त है। असामान्य लाभ लगान की तरह एक अतिरिक्त है, अतिरिक्त अर्थात सरप्लस है, एक प्रकार का क्या? सरप्लस है। जो कुशल साहसियों को मिलता है। असामान्य लाभ लगान की तरह एक प्रकार का अतिरेक है जो कुशल साहसियों को मिलता है। कुशल साहसी अर्थात जो निपुण रूप से कार्य करते हैं। सीमांत साहसी असामान्य लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। सीमांत साहसी असामान्य लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में असामान्य लाभ बाहरी फर्मों के प्रवेश के लिए आकर्षण का कारण बनता है। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में असामान्य लाभ बाहरी फर्मों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता है। पूर्ण प्रतियोगिता में असामान्य लाभ बाहरी फर्मों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता है। आकर्षण का केंद्र बनता है और दीर्घ काल में असामान्य लाभ विलुप्त हो जाता है। और दीर्घ काल की स्थिति में क्या होता है? विलुप्त हो जाता है। इसी प्रकार प्रोफेसर नाइट के सामान्य तथा असामान्य लाभ के बीच भेद जोखिम के विभिन्न प्रकारों के आधार पर किया है। प्रोफेसर नाइट के सामान्य तथा असामान्य लाभ के बीच भेद जोखिम के विभिन्न आधारों के ज्ञात किया है। नाइट के अनुसार ऐसे जोखिमों के लिए जो ज्ञात है तथा जिनका बीमा कराया जा सकता है, जो लाभ प्राप्त होता है उसे सामान्य लाभ कहते हैं। प्रोफेसर नाइट क्या कहते हैं? प्रोफेसर नाइट ने जोखिम को दो भागों में बांटा है। एक तो ज्ञात जोखिम, ज्ञात जोखिम, और दूसरा क्या बात है? अज्ञात जोखिम। जो ज्ञात जोखिम होता है उस पर तो क्या मिलता है? सामान्य लाभ, सामान्य लाभ। और जो अज्ञात जोखिम होता है उस पर क्या मिलता है? असामान्य लाभ। ऐसे जोखिमों के लिए जो ज्ञात है तथा जिनका बीमा कराया जा सकता है, जो लाभ प्राप्त होता है उसे सामान्य लाभ कहते हैं। पर अज्ञात जोखिमों के लिए जो लाभ प्राप्त होता है उसे असामान्य लाभ कहते हैं। पर अज्ञात जोखिमों के लिए जो लाभ प्राप्त होता है उसे असामान्य लाभ कहते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकाल में असामान्य लाभ हो सकता है, पर दीर्घ काल में हमेशा क्या होता है? केवल सामान्य लाभ होता है। जबकि एकाधिकारी में असामान्य लाभ अल्पकाल तथा दीर्घकाल दोनों ही अवस्थाओं में संभव होता है।